Hello, dear students. Welcome in this 26th lecture of management. Hope you will enjoy the lecture. Before I start this, I would like to recapitulate whatsoever I have discussed in the previous lecture, that is in lecture 25. So, in the previous lecture, we have discussed about meaning of financial management, definitions, uh, and objectives of financial management, function of financial management, and finally learn that financial management is essential to achieve the desired goals and objectives of an enterprise economically. Okay. Now I am going to start the capital generation and management. Okay. So let us start with the learning outcome of this session. Okay. So after this session and at the end of this session, you will be able to, and you students will be able to explain the term that is capital generation, describe the types of capital, list the sources of finance, explain the sources of raising capital. Okay, so let us start with uh, capital generation and management, the introduction of capital generation and management. तो अब इसका हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं. व्हाट इज कैपिटल? तो कैपिटल इज द मनी और वेल्थ नीडेड टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज. यानी कैपिटल जो है, या कह सकते हैं कि वो पैसा है या संपत्ति है जो कि किसी वस्तु या सेवा को उत्पादित करने के लिए जिसका हम प्रयोग करते हैं. इन द मोस्ट बेसिक टर्म्स इट इज मनी. All business must have capital in order to purchase assets and maintain their operations. और यदि देखा जाए तो ज़्यादातर केसों में ये मनी ही होता है जिसको हम कैपिटल कहते हैं. और जो जितने भी बिजनेस हैं, जितने भी बिजनेस कंसर्न हैं, उनके यहाँ मस्ट हैव कैपिटल इन ऑर्डर टू परचेज एसेट्स. ना, जो एसेट्स है, जो संपत्ति है, और जो उसके रेगुलर ऑपरेशन के लिए जो ज़रूरत है चीज़ों को मेंटेन रखने के लिए, वो उसकी जो ज़रूरत होती है वो होता है कैपिटल ही. तो कैपिटल इज एनी थिंग्स दैट इंक्रीजेज वंस एबिलिटी टू जनरेट वैल्यू. तो कैपिटल वो चीज़ है जो कि किसी की जो वैल्यू जनरेट, यानी कीमत जनरेट करने की जिसमें योग्यता होती है. एंड इट कैन बी यूज टू इंक्रीज द वैल्यू अक्रॉस द वाइड रेंज ऑफ कैटेगरीज सच एज फाइनेंशियल, सोशल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, एटसेट्रा. एंड इन बिजनेस and economies, the two most common types of capital are financial capital and human capital. तो जितने भी जो कैपिटल है वो पूरे, यदि हम ब्रॉड कैटेगरी में देखें तो चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे सोशल हो, फिजिकल हो, इंटेलेक्चुअल हो, किसी प्रकार के रेंज में वैल्यू जनरेट करने के लिए इसका यूज होता है. जैसे आप पढ़ रहे हैं, इसके लिए भी आपको मनी की ज़रूरत होती है, तो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इसमें, तो इंटेलेक्चुअल में, सोशल में, इन सारी चीज़ों में. अब कैपिटल इज द लाइफ ब्लड ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज. ठीक है, ये किसी भी बिजनेस जो उद्यम है उसका एक लाइफ ब्लड है. क्यों? इट वर्क एज यूनिवर्सल लुब्रिकेंट टू कीप इंटरप्राइज डायनेमिक्स. ओके, या एक यूनिवर्सल लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, जो कि जो उद्यम है, जो इंटरप्राइज है, वो पूरी तरीके से डायनेमिक बना रहे. ठीक ना? एंड कैपिटल डिजाइनेट्स फिजिकल रिसोर्सेज व्हेन अप्लाइड टू प्रोडक्शन, एंड इट मींस मनी व्हेन अप्लाइड टू फाइनेंस. यानी इसको जब हम पैसे के तौर पे इसका यूज करते हैं तो ये मनी के तौर पे कंसीडर होता है जब फाइनेंस में हम यूज करते हैं. और जब इसको अप्लाइड करते हैं प्रोडक्शन में, देन कहते हैं कि इट इज़ द फिजिकल रिसोर्सेज. तो फिजिकल रिसोर्सेज चाहे मशीन हो, लैंड हो, बिल्डिंग हो, किससे के यूज से आता है? तो मनी के माध्यम से ही वो उसको परचेज करते हैं. तो इसका है डिफरेंट नेम्स है. तो कैपिटल इज इट्स मीनिंग कवर ऑल एलिमेंट्स लाइक मनी, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, मटेरियल, एटसेट्रा विच आर नीडेड टू स्टार्ट एन इंटरप्राइज. जो कि एक उद्यम को, जो कि एक बिजनेस को शुरू करने के लिए जरूरी है. दस कैपिटल इज लार्जली सम ऑफ मनी. तो इस प्रकार जो कैपिटल है पूरी तरीके से
मुद्रा का जो सम है, सम ऑफ मनी है विच यू यूज टू स्टार्ट बिजनेस, जो आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए यूज करते हैं, और विच यू इन्वेस्ट इन ऑर्डर टू मेक मोर मनी, और जो आप इन्वेस्ट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा और मनी उससे बनाएं, थोड़े पैसे से और ज़्यादा पैसा कमाएं, यानी कैपिटल जनरेशन, दैट इज कैपिटल जनरेशन। So it also refers to building machinery, then which are necessary to produce goods or to make companies more efficient, but which do not make money directly. तो ये चाहे आप ये जो मनी है, जो कैपिटल है, उसको आप किस रूप में कन्वर्ट करते हैं, तो चाहे वो हो गया आपको क्या बोलते हैं, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, ठीक ना? और या कह सक जो कि किसी पार्टिकुलर गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए ज़रूरी है। और वो उसी से जो है कि आपको वह कैपिटल का जनरेशन होता है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जो है डू नॉट मेक मनी डायरेक्टली। डायरेक्टली मनी नहीं बनता है, किसी न किसी फॉर्म में उसको इन्वेस्ट करना पड़ता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल इज़ नेसेसरी फॉर एन एंटरप्राइज टू कीप इट डायनेमिक्स। किसी भी अ जो है कि एंटरप्राइज के लिए कैपिटल ज़रूरी है, ताकि उसको डायनेमिक रखा जाए, जो पहले मैं बताया, एंड कवर्स मनी, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, मटेरियल्स एक्सेट्रा। तो डेवलप प्रोडक्ट्स, keep workers and machines at work, and is necessary for the firm's progress and creating value। तो इन सारी चीज़ों को, चाहे वो वर्कर्स को मशीन पर वर्क के लिए कंटिन्यू रखना है, या जो है कि प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, उसको प्रोडक्ट को डेवलप करना है, या फर्म को प्रोग्रेस में रखना है, या किसी प्रकार की वैल्यू क्रिएट करना है, तो हर चीज़ों के लिए कैपिटल की ज़रूरत होती है, दैट इज इन फॉर्म्स ऑफ मनी। So for the operation of any industry, two types of capitals are required. One for purchasing fixed assets like land, buildings, machinery, etc. and is known as fixed capital। तो इस तरीके के जो फिक्स्ड कैपिटल, जैसे कि मशीन खरीदना हुआ, चाहे ज़मीन खरीदना हुआ, बिल्डिंग खरीदनी हुई, तो उस तरह के जिस कैपिटल की ज़रूरत होती है उसे हम फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। वाइल द अदर इज रिक्वायर्ड टू मीट डे टू डे नीड्स एंड इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। और दूसरी जो कैपिटल है उसको डे टू डे नीड्स, जैसे पेट्रोल का खर्च है, डेली वेजेस जो मजदूर काम करते हैं उनको पेमेंट करना है, तो इस तरह के खर्च को भरपाई करने के लिए जिस कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है उसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं, जिसको हम आगे थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। तो फिक्स्ड कैपिटल इज एसोसिएटेड विथ लॉन्ग टर्म एसेट्स। देखिए ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी पूछ सकता है, लॉन्ग टर्म एसेट्स, वेयर एज वर्किंग कैपिटल इज रिलेटेड टू करेंट ऑपरेशन। इससे रिलेटेड है करेंट ऑपरेशन। अब आते हैं फिक्स्ड और ब्लॉक कैपिटल, ठीक है। अब ए फिक्स्ड और ब्लॉक कैपिटल क्या है? टू स्टार्ट ए फैक्ट्री, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज टू बी इन्वेस्टेड फॉर मोर और लेस परमानेंटली फिक्स्ड एसेट्स, एंड दिस कैन नॉट बी गेट बैक एट विल ना। यानी टू स्टार्ट अ फैक्ट्री, यानी कोई एक फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए, कोई एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो लार्ज अमाउंट मनी की ज़रूरत होती है, वो इन्वेस्टेड फॉर मोर और लेस परमानेंटली इन द फिक्स्ड एसेट्स, जो कि फिक्स्ड एसेट्स में, जैसे वो बिल्डिंग हो गया, चाहे लैंड हो गया, एंड कैन नॉट बी गेट एट विल, जब चाहे तब उसको हम उस बैक नहीं ले सकते हैं, इसलिए उसको फिक्स्ड या ब्लॉक कैपिटल भी कहते हैं। The fixed capital is invested in plant, equipment, land, buildings, which cannot be disposed for without breaking of business. And the concerns engaged in commerce, trade, merchandise, and banking, etc., need very little fixed investment. But manufacturer of heavy and capital goods needs more parts of their funds in fixed assets। जो बड़े मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनका जो ज़्यादा कैपिटल लगा रहता है हैवी मशीन को इंस्टॉल करने, उसको, और जो है कि फिक्स्ड एसेट्स में लगा रहता है ना। और फिक्स्ड एंड ब्लॉक कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर द फ्लोइंग इम्पोर्टेंट आइटम्स। अब ये जो निम्न आइटम्स हैं इनके लिए उनकी ज़रूरत होती है। फर्स्ट तो है कि लैंड के लिए, दूसरा है बिल्डिंग खरीदने के लिए,
पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इंस्टॉलेशन के लिए, वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज सिस्टम के लिए, देन मशीनरी एंड देयर इंस्टॉलेशंस के लिए, टूल्स, ऑफिस इक्विपमेंट्स, फर्नीचर्स, देन पेटेंट्स। तो ये सारी चीज़ों के लिए इसकी ज़रूरत होती है। अब हम आते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल जो मैंने बताया, तो वर्किंग कैपिटल आप इतना ही जान जाइए साधारण शब्दों में कि वो कैपिटल जिसकी ज़रूरत दिन प्रतिदिन के कार्यों को निष्पादित करने के लिए अ, होती है, उसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। चाहे वो डीजल का खर्च हो, पेट्रोल का खर्च हो, लेबर का रोज़ पेमेंट करना हो, डेली वेजेज का ना, और थोड़ी-सी टूट-फूट की जो है मशीनरी का, वो सारी चीज़ें आता है वर्किंग कैपिटल में। तो वर्किंग कैपिटल इज़ दैट पार्ट ऑफ कैपिटल व्हिच इज़ रिक्वायर्ड टू मीट डे टू डे नीड्स इन रनिंग बिज़नेस। जो भी चल रही है बिज़नेस, उसमें जो ज़रूरत होती है प्रतिदिन की, उसको उसके लिए उसकी आवश्यकता होती है। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, meeting the day-to-day expenses such as salaries, rent, stationery, etc. Some capital is also required to keep the stocks of partly finished product. Some cash is also required for emergency work. तो ये सब चीज़ को हम वर्किंग कैपिटल में रहते हैं, उसको जो है कि जो पूरी तरीके से फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं है उसको रखने के लिए, या कोई इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ जाए उसके लिए जो कैपिटल रखी जाती है उसको वर्किंग। अब वर्किंग कैपिटल जनरली इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स इन बिजनेस एंड इज रेगुलरली कन्वर्टेड टू कैश। यानी वर्किंग कैपिटल जो है जनरली इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स। ये जो वर्किंग कैपिटल है, ये शॉर्ट टर्म फंड्स में ज़्यादा लगा रहता है इन बिजनेस के, एंड इज रेगुलरली कन्वर्टेड टू कैश। और लगातार जो है कि जो कैश में कन्वर्ट होता रहता है, जो भी प्रोडक्ट है उसको सेल आउट किए, देन कैश को रियलाइज किए। जैसा कि आगे लिखा है मैंने कि मटेरियल्स आर चेंज्ड इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स आर सोल्ड आउट टू रियलाइज कैश, एंड देन कैश इज यूटिलाइज्ड टू परचेज द मटेरियल्स। यानी जो ये वर्किंग कैपिटल कहता है कि इसमें जो लगी है कैपिटल, उसका प्रोडक्ट को लॉन्च किया, फिर उसको मार्केट में बेचा, बेचने के बाद जो कैश आया, फिर उसका यूटिलाइजेशन रॉ मटेरियल के परचेज करने के लिए यूज़ किया। तो ये एक साइकिल चलता है, और इस साइकिल में कैश टू कैश कन्वर्शन में, जैसा आपको मैंने 5th सेमेस्टर में बताया था, उस कैश से कैश कन्वर्शन में जितने टाइम लगेगा, वो आपका हमारा जो है कि टाइम लैग होगा, और उस उतना टाइम के लिए बिजनेस को रन कराने के लिए हमें कैपिटल की ज़रूरत होगी। दस दिस वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज रिवॉल्विंग और सर्कुलेटिंग कैपिटल। जैसा मैंने बताया अभी कि ये घूमता रहता है वहीं, हाँ, तो इसीलिए इसको रिवॉल्विंग एंड सर्कुलेटिंग कैपिटल भी कहते हैं। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं इस पे। एट एनी टाइम वर्किंग कैपिटल कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग करेंट लायबिलिटीज फ्रॉम वर्किंग एसेट्स ऑफ कंसर्न एज ए शोन इन फ्लोइंग क्वेश्चन। ठीक ना। अब इसमें जो वर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे, तो वर्किंग कैपिटल इक्वल टू वर्किंग एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। अब जो वर्किंग एसेट्स और माइनस जो करेंट लायबिलिटीज है, तो वर्किंग एसेट्स में एसेट्स इंक्लूड जैसे कर्ज, कैश, वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेंट्री, ये सारी चीज वर्किंग एसेट्स। करेंट लायबिलिटीज की हमें कितना वर्तमान में चुकता करना है, कितना हमें भरपाई करनी है, देनी है अभी जो बकाया है, तो उससे उसके बाद जो है कि ये वर्किंग कैपिटल अपनी। अब वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू मीट द फ्लोइंग इम्पोर्टेंट पॉइंट। क्यों उनकी जरूरत पड़ती है, जैसा कि पीछे भी बताया, तो पहले पहले आप देख लीजिए यहाँ, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, supplies and their storage cost, payment of wages, maintenance cost, advertisement and selling expenses, transportation cost, expenditure on during time lag between sales of products and receipts of their payment, and also during the production cycle। वहीं बोले कैश टू कैश रियलाइजेशन में जितना टाइम लगता है ना, उतना के लिए जो टाइम लैग है उसके अकॉर्डिंग हमें जो भी डे टू डे एक्सपेंडिचर है उसको मीट करने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। अब आते हैं सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल। ये वर्किंग कैपिटल का स्रोत क्या क्या है, तो फंड फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन एंड अदर इनकम सच एज फ्रॉम डिविडेंड्स, ट्रांसफर फीस,
donations, interest from investments made in other companies, sales of non-current assets such as useless and obsolete plants and machinery, long-term borrowings, issue of additional equity capital और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो ये सारी चीज़ जो है सोर्सेज हैं हमारे वर्किंग कैपिटल के। ये जो देख रहे हैं एक किसके स्रोत हैं, ये स्रोत हो गए हमारे वर्किंग कैपिटल के। अब चाहे आप बिजनेस ऑपरेशन से लीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए उधार लीजिए, या कोई पुरानी मशीन है उनको बेच दीजिए, ट्रांसफ़र से लीजिए, जैसे भी ये सारे स्रोत हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप जो है किसको बेटर समझते हैं और किसको आप कहाँ से लेना चाहते हैं, ये डिपेंड्स करता है आपके ऊपर। फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, और कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करते हैं। So it is very difficult to determine the amount of working capital are required as there is no formula for calculating it. हाँ, तो ये बहुत टफ है, भले वहाँ दे दिया गया है एक सैंपल कि आप इस तरीके से वर्किंग कैपिटल निकाल सकते हैं, ठीक ना, लेकिन इसको कोई इस तरह से नहीं कि जो आपने निकाला वो एग्जैक्ट उतना ही आएगा, उससे कम और बेशी नहीं होगा। तो कहता है कि वर्क, इसलिए ये नो कोई उस तरह का फार्मूला नहीं है जिससे आप निकाल सकते हैं। Working capital requirements depends upon several factors. The following are some of the factors which should be considered while determining working capital. लेकिन कुछ वैसे तत्व हैं जिसको हम कंसीडर करते हैं जब वर्किंग कैपिटल का निर्धारण करते हैं। तो उसमें पहला जो है वो लेंथ एंड पीरियड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ना, लेंथ और होगा यहाँ पर लेंथ और पीरियड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जो मैन्युफैक्चर का ये है ना, वो पीरियड है। सेकंड यहाँ पे डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट अमाउंट, यहाँ पर कर दीजिएगा आप लोग एग्जैक्ट अमाउंट। ओके, तो EXACT ओके लिख लीजिएगा, इससे नहीं हो पा रहा एग्जैक्ट अमाउंट। ओके, अब जो है कि लेंथ ऑफ मतलब लेंथ और पीरियड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और है। तो मैन्युफैक्चर करने में किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट को कितना समय लग रहा है, कितना जो है कि कैश टू कॉस्ट कन्वर्शन में टाइम लग रहा है, ये डिपेंड करता है। दूसरा, टर्नओवर ऑफ वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का टर्नओवर क्या है, टर्म्स ऑफ परचेजिंग एंड सेल्स क्या है, नेचर एंड वॉल्यूम्स ऑफ बिजनेस क्या है। ओके, उसके बाद बिजनेस साइकिल, जैसे सीजनल वेरिएशंस, लाइक सीजनल वेरिएशन में क्या होता है, इट इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू सीजन। जैसे ड्यूरिंग मैरिज सीजन्स, तो वैसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं जो मैरिज में यूज होने वाले, उनके डिमांड, उनकी प्राइस जो उनका डिमांड बढ़ जाता है और अकॉर्डिंगली अनदर सीजन में घट जाता है। अब जो है कि कन्वर्टिंग वर्किंग एसेट्स इनटू कैश, जो एसेट है उसको कैश में कन्वर्ट करने में क्या कितना समय लगता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फैक्टर्स हैं अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करने वाले। अब सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो है वो है सोर्सेज ऑफ रेजिंग कैपिटल और फाइनेंस। क्या स्रोत हैं, किस स्रोतों से हम इसको इसके फंड को बढ़ा सकते हैं और किस तरीके से हम इसको उगाही कर सकते हैं फाइनेंस का। तो बेसिकली देयर आर टू मेथड्स ऑफ रेजिंग कैपिटल फॉर एनी बिजनेस कंसर्न। इसी यहाँ कंसर्न का जो मतलब है वो है व्यवसाय से, व्यापारिक संस्थान से मतलब है। ओके, ध्यान रखिएगा ना। तो एनी बिजनेस कंसर्न, जैसे रेजिंग ऑफ ऑन कैपिटल फर्स्ट और सेकेंड इज बोरोड कैपिटल, या तो अपना खुद का कैपिटल या दूसरा जो है कि उधार लेने का लेकर ना, तो ये दो स्रोत हैं। तो द ऑन कैपिटल फॉर लॉन्ग एंड मीडियम टर्म्स कम्स प्राइमरली फ्रॉम शेयर्स एंड इंटरनल सोर्सेज, while borrowing may be made from debenture issue, public deposits from financial institutions, etc. So following chart indicates the different methods of raising finance for a company. अब ये जो ये चार्ट है वो कौन-कौन से मेथड्स हैं, कौन-कौन से जो है कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में फाइनेंस के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने वाले और उसके जुगाड़ करने का, तो वो सारी चीज़ हम देखेंगे। तो पहला उसमें लॉन्ग टर्म में आप जो मेथड्स हैं वो शेयर इश्यू कर दीजिए, इश्यू ऑफ डिवेंचर हो गया,
लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, प्लाउजिंग बैक ऑफ अर्निंग। प्लाउजिंग बैक का मतलब हुआ कि आप जो कमा रहे हैं प्रॉफिट, उसी में से कुछ पार्ट को री इन्वेस्टमेंट कीजिए। मीडियम टर्म का जो स्रोत है उसमें इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, इशू ऑफ डिवेंचर है, देन पब्लिक डिपॉजिट, देन बैंक लोन्स फॉर द टर्म, देन हायर परचेज, लीज, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एंड जो शॉर्ट टर्म है उसमें है आ जाता है शॉर्ट टर्म जो 1 साल तक कर सकते हैं। जैसे ये क्या होता है, ये हो जाता है 5 से 20 साल के लिए। लॉन्ग टर्म जो होता है 5 से 20 साल के लिए। मीडियम टर्म जो हो गया कि कह सकते हैं इसको कि 1 साल से लेकर 5 साल तक, 1 ईयर टू 5 ईयर। ओके, 1 ईयर टू 5 ईयर। अब जो है कि जो शॉर्ट टर्म अप टू 1 ईयर, अप टू 1 ईयर, यानी 1 साल तक, 1 साल तक। तो इसमें होगा ट्रेड क्रेडिट, देन बैंक क्रेडिट हो गया, इंस्टॉलमेंट क्रेडिट हो गया, कस्टमर एडवांस। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे आपकी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म रिस्पेक्टिवली आप पैसे के जुगाड़ कर सकते हैं। तो पहला अब शुरू करते हैं कि शेयर लॉन्ग टर्म है। अब शेयर क्या है, ए बिग अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड इज कलेक्टेड थ्रू शेयर इशूड टू पब्लिक। जो बड़ी जो कंपनी के लिए बड़ा कैपिटल की जो ज़रूरत है, उस ज़रूरत को फुलफिल हम शेयर से कर सकते हैं। तो शेयर्स कैन बी इशूड एट एनी टाइम, जनरली देयर आर दीज आर इशूड एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग न्यू बिजनेस। जो शेयर होता है जब हम नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तब उस वो इशू किया जाता है, या उसका एक्सपेंशन कर रहे हैं, या पूरी तरीके से उसको रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं जो पहले से एग्जिस्टिंग बिजनेस है, तो इसलिए उनके शेयर की ज़रूरत होती है। And amounts to be collected by shares first decided, then value of share issued to the public should not exceed the predetermined value। अब पहले तो हम ये डिसाइड करते हैं कि हाउ मच अमाउंट आई हैव टू कलेक्टेड फ्रॉम इशूइंग द शेयर इन द पब्लिक। ना पब्लिक में शेयर इशू करके कितने हमें अमाउंट इकट्ठा करना है, देन उसके बाद हम पब्लिक में इशू करते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि जो इशू किया जाता है वो प्री डिटरमाइंड जो वैल्यू है, जितना का हमें इशू करना उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो शेयर इशूड बाई कंपनी में फ्लोइंग टाइप्स हो सकता है, 3 टाइप्स के। प्रेफरेंस शेयर हो सकता है, ऑर्डिनरी शेयर हो सकता है, एंड डिफर्ड शेयर हो सकता है। ठीक है, तो अब एक एक हम देखते हैं कि प्रेफरेंस शेयर क्या होता है फर्स्ट। तो प्रेफरेंस शेयर, एज द नेम सजेस्ट प्रेफरेंस, जैसा कि नाम से ही आप समझ रहे हैं कि हम उनको इशू करते हैं जिनको हम काफ़ी प्रेफर करते हैं, दोस्त हो गए, अपने रिलेटिव्स हो गए, इस तरह के लोगों को। तो दे एंजॉय टू काइंड्स ऑफ प्रेफरेंस। द फर्स्ट प्रेफरेंस दैट दे एंजॉय इज फॉर डिविडेंड्स। इनका होता है इसमें सुविधा कि वो जो लाभ होगा, वेन एवर कंपनी हैज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, द प्रॉफिट इज फर्स्टली बीइंग डिवाइडेड इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बिफोर पेइंग डिविडेंड्स टू ऑर्डिनरी और इक्विटी शेयर होल्डर्स। यानी ये पहला जो इसका जो लाभ होता है प्रेफरेंस शेयर का, वो यदि कंपनी को लाभ होता है तो उसमें सबसे पहले जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको उनके अंदर भी वितरित किया जाता है। उसके बाद यदि रेस्ट बचता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बांटने के बाद, तब ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। जो सेकंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो बेनिफिट्स है वो ये है कि सेकंड प्रेफरेंस इज टुवार्ड्स द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। Whenever company liquidates, the assets are being utilized by firm firstly to pay the preference shareholders, and whatever being left is being utilized by the firms to pay the ordinary or equity shareholder। यानी ये कह रहा है कि जब यदि मान लेते हैं कि कंपनी ऐसी स्थिति में आ गई कि उसको हमें बेचना पड़े, तो उसमें जो पहला जो बेचने के बाद जो पैसा आता है उसमें हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले बांटते हैं, और उसके बाद जो है कि जो रेस्ट अमाउंट बच जाता है उसमें हम जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनके बीच बांटते हैं। तो सेकंड ये इसका बेनिफिट है। तो दीज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर फ्लोइंग टू टाइप्स। अब ये भी 2 टाइप्स के होते हैं जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं। उसमें जो फर्स्ट शेयर है वो कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्या है फर्स्ट, क्या है कुमुलेटिव, यानी इन दीज शेयर्स इफ प्रॉफिट्स आर नॉट सफिशिएंट, ध्यान रखिएगा,
not sufficient to pay the fixed dividend। यदि जो फिक्स लाभांश है उसको पे करने के लिए किसी पार्टिकुलर ईयर में प्रॉफिट जो डिविडेंड्स है जो लाभांश है वो पर्याप्त नहीं है, देन डेफिसिट इज पेड अप फ्रॉम द प्रॉफिट्स ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो उसमें जो डेफिसिट है उसको जो नेक्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट है उससे भरपाई किया जाता है। अब दूसरा टाइप का जो इसमें है वो है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। जो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, इन दिस केस द डिविडेंड इज नॉट ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। इसमें जो ये है कि जो डिविडेंड है उसको नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर नहीं किया जाता है इफ प्रॉफिट्स ऑफ एनी ईयर्स आर इनसफिशिएंट टू पे द फिक्स्ड डिविडेंड्स। जो फिक्स्ड डिविडेंड्स जो फिक्स्ड लाभांश है उसको पे करने के लिए यदि किसी साल में प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो इस नॉन क्यूमुलेटिव में हम जो है कि नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट का यूज नहीं करते हैं। ये नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इसको कहते हैं। अब ये दोनों आप समझ गए हों, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। अब आते हैं ऑर्डिनरी शेयर। तो दिस शेयर गेट देयर डिविडेंड्स ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ फिक्स्ड डिविडेंड्स ऑन प्रेफरेंस शेयर। ये भी है कि जब जैसा कि मैंने बताया कि जब इनको तब डिविडेंड लाभांश का अंश मिलता है जबकि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको पेमेंट हो जाता है और बचता है लाभ तो उसके बाद इनको दिया जाता है। द एडवांटेज फॉर द शेयर होल्डर्स ना, जो इस इनका जो एडवांटेज है ये क्या बोलते हैं, द एडवांटेज फॉर द शेयर होल्डर्स ऑफ ऑर्डिनरी शेयर इज दैट देयर इज नो लिमिट ऑफ डिविडेंड। एक ही चीज़ है कि ये इसमें कोई लिमिट नहीं है डिविडेंड का। यदि कंपनी ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया है तो आपका डिविडेंड ज़्यादा होगा, और यदि कंपनी नहीं के बराबर या नेगेटिव प्रॉफिट हुआ तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। सो दस दे में गेट हायर डिविडेंड्स इफ प्रॉफिट्स आर लार्जर। यानी यदि कंपनी ने ज़्यादा प्रॉफिट उगाही की है तो ज़्यादा आपको डिविडेंड हाई होगा। इफ देयर इज लॉस देन ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स डू नॉट गेट एनी। तो यदि लॉस है तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर चलिए कुछ नहीं प्राप्त करते हैं। तो ये इनमें सुविधा है। जो थर्ड है वो है डिफर्ड शेयर। तो एज नेम सजेस्ट दिस शेयर हैव क्लेम लास्ट ऑफ ऑल। इनका जो क्लेम होता है सबसे लास्ट में होता है। होल्डर्स ऑफ दिस शेयर्स गेट दियर डिविडेंड्स ओनली आफ्टर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स टू अदर क्लासेज ऑफ शेयर्स। तो जनरली दिस शेयर्स आर इशूड टू द प्रमोटर्स एंड टू द पर्सन्स हु हैव हेल्प्ड इन फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। जो डिफर्ड शेयर होता है ये उनको इशू किया जाता है जो कि कंपनी के प्रमोशन में हेल्प किए हैं या उस तरह के जो है कि अपना ख्याति प्राप्त उसमें अपना नाम दिए हैं जिससे कि कम ही समय में काफ़ी अच्छे से इसको प्रचार इसका किया जा सके। तो इसलिए ये जो है सबसे लास्ट में इनको दिया जाता है क्योंकि इनका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो नहीं होता है डायरेक्टली। अब आते हैं जो डिवेंचर। तो when company desire to raise required finance through loan इंस्टीड ऑफ सेल्स शेयर। अब कंपनी नहीं चाहती है कि हम शेयर से पैसा लें, वो चाहती है कि हम लोन से लें। तो उस सेंस में वो जो है डिवेंचर इशू करती है ना, डिवेंचर इशू करती है। ओके, सो इट इज एडवांटेजियस बिकॉज डिवेंचर होल्डर्स कैन नॉट क्लेम फॉर ऑनरशिप। अब डिवेंचर में जैसे शेयर होल्डर्स जो हैं वो मालिकाना हक जताते हैं उसमें, लेकिन जो डिवेंचर होल्डर्स हैं वो मालिकाना हक उनका नहीं होता है। ही इज टू बी पेड इंटरेस्ट ओनली। उनको सिर्फ जो है कि ब्याज भुगतान किया जाता है। सो डिवेंचर में बी इशूड फॉर इनिशियल नीड्स ऑफ द इंटरप्राइज और फॉर द डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशंस। डिवेंचर इशू या तो कोई इंटरप्राइज जो उद्यम है जो इंटरप्राइज है उसके जो है कि आरंभिक आवश्यकता है उसके लिए इशू करता है किया जाता है, या डेवलपमेंट और एक्सपेंशन उसका विकास के लिए या उसके विस्तार करने के लिए ज़रूरत है तो उसके लिए डिवेंचर इशू किया जाता है। तो डिवेंचर होल्डर्स हैज नो लायबिलिटीज और उनके पास किसी प्रकार की लायबिलिटीज भी नहीं है। सो डिवेंचर प्रोवाइड्स फाइनेंस फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड एंड कंपनी कैन एडजस्ट इट्स फाइनेंशियल प्लान अकॉर्डिंगली। ओके, अब हम आते हैं पब्लिक डिपॉजिट। ओके,
पब्लिक डिपॉजिट्स ये जान जाइए कि सीधा कि जो कंपनी को खड़ा करने के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत पड़ता है। उसमें एक स्रोत जो है पब्लिक डिपॉजिट, आप जो विभिन्न प्लान में एलआईसी हो गया, चाहे और सारे प्लान हैं, जहाँ कि आप अपने यूटीआई हो गया, अपना पैसा चाहे पीपीएफ हो गया, आईपीएफ हो गया, उसमें जो आप इन्वेस्ट करते हैं, वो कहीं न कहीं जहाँ जिस यूनिट में, जिस फाइनेंशियल ऑर्गेनाइज़ेशन में आप इन्वेस्ट करते हैं, वो कहीं न कहीं किसी न किसी बिज़नेस एंटरप्राइज़ में इन्वेस्ट करता है, तभी आपको कुछ जो मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो बैंक या अदर जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन दे रहे हैं उससे ज़्यादा वो आपको प्रोवाइड करता है। तो उस उसमें जो है, इसमें क्या है कि पब्लिक डिपॉजिट का यूज़ किया जाता है। तो सम ऑफ द कंसर्न्स रेज़ देयर कैपिटल बाय एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक फॉर द फिक्स्ड टर्म्स जनरली 6 मंथ टू 7 ईयर, नहीं मतलब 500 जब वर्षा में डाला गया है, 7 वर्ष के लिए हुआ, 7 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। तो उस तरह के कैपिटल को ये लोग क्या करते हैं, किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट कर देते हैं, तभी तो आपको दे पाएंगे। तो फिक्स्ड कैपिटल इज जनरली रेज्ड थ्रू लॉन्ग टर्म डिपॉजिट। जो लॉन्ग टर्म डिपॉजिट होता है, जो 5 वर्ष के लिए, 7 वर्ष के लिए, उसका उपयोग हम फिक्स्ड कैपिटल के रूप में करते हैं ना, क्योंकि उसका डिमांड जल्दी नहीं होगा, इसलिए और फिक्स्ड कैपिटल जो है कि एक हिसाब से लॉन्ग टर्म फंड की ज़रूरत होती है उसको, वाइल वर्किंग कैपिटल बाय शॉर्ट पीरियड डिपॉजिट। सेविंग अकाउंट हो गया, उसमें आपको रख दिए हैं जो भी पैसा, तो उस वो डे टू डे आपकी भी ज़रूरत है और कंपनी को, तो वो शॉर्ट पीरियड जो 1 साल 6 महीना के लिए कोई प्लान है, तो उसमें जो इन्वेस्ट करते हैं उसका यूज होता है वर्किंग कैपिटल में। तो इन इंडिया दिस मेथड वाज बीइंग एम्प्लॉयड बाय कॉटन मिल, स्पेशली दोज लोकेटेड एट अहमदाबाद, मुंबई, सोलापुर, तो वहाँ यूज होता है। The deposit are taken for 6 months in purchasing seasons when cotton has to be purchased, and are repaid after 6 months when clothes are sold. So, however, these methods are started gaining in India other industries. तो ये वहाँ है कि भाई चलिए 6 महीना से के लिए ले लिए, और जैसे ही फिर हम जो हमारी प्रोडक्ट है उसको बेच दिए, कैश का रियलाइजेशन हो गया, तो उसका भरपाई हम कर दिए। So this method has the advantage of enabling company to keep its share capital low and to borrowing at cheap rate, generally easy money to take for this purpose. So this facilitates payment of higher dividends than that would be possible if the entire money were taken in shape of share capital। यदि संपूर्ण जो है कहता है कि दिस फैसिलिटेट पेमेंट्स ऑफ हायर डिविडेंड्स, जो हायर लाभांश है उसके लिए ये यूज होता है, एंड देन इट इज वुड बी पॉसिबल इफ एंटायर मनी वर टेकन इन शेप ऑफ शेयर, यदि पूरे जो है मनी है वो जो कैप शेयर के रूप में उसको इकट्ठा किया गया है। तो दिस सिस्टम इज ऑल्सो हेल्पफुल एज बैंकिंग असिस्टेंस फैसिलिटीज एंड आर नॉट adequate फॉर इंडस्ट्री। So this method can not be relied upon, especially during the period of depression when the industry is on the downgrade, and during such period industry requires more money, but depositor get panic and withdraw their funds, which creates an embarrassing position for concern। यानी ये ठीक है कि चलिए सारे अदर सारे पीरियड में बेटर है पब्लिक डिपॉजिट को यूज करना, लेकिन जब यदि हमारे पास जैसे अभी कोविड-19 का सिचुएशन है, या और किसी प्रकार का जो है कि आर्थिक तंगी हो, तो उस समय इसको हम जो डिप्रेशन का पीरियड हो इस तरह के यूज नहीं कर सकते हैं, इस पे हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस समय इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। लेकिन डिपॉजिटर्स जो होते हैं वो काफ़ी पैनिक हो जाते हैं, और सभी लोग अपने पैसा विथड्रॉ करके रखना चाहते हैं, अपना जो भी फंड है उसको विथड्रॉ करना चाहते हैं, व्हिच क्रिएट्स एम्बारसिंग पोजीशन फॉर द कंसर्न, जो कि किसी पार्टिकुलर जो बिज़नेस है, जो क्या बोलते हैं कि जो संस्थान व्यवसाय है उनके अंदर एक व्याकुलता ला देती है कि वो कहाँ से इसकी भरपाई करें, किस तरीके से करें, और कहाँ से फंड इकट्ठा करें। तो ये नॉर्मल पोजीशन में ठीक है, लेकिन उस तरह के पैनिक सिचुएशन में अच्छा नहीं है। देन मैनेजिंग एजेंट्स, so this source has played a very important role in early days of industrial development in India for getting up and development of industry. So managing agents have provided fixed and working capital themselves
and also arranged through other resources like inducing their friends and relatives to purchase the shares and debentures, arranging loans from banks and public deposits. यानी ये कह रहा है कि जो मैनेजिंग एजेंट्स हैं ये भी बहुत अहम रोल प्ले करते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, क्योंकि ये इंडस्ट्री के लिए चाहे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए उनके फंड का को जुगाड़ कराते हैं, क्योंकि मैनेजिंग एजेंट्स हैव प्रोवाइडेड फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल देमसेल्व्स एंड आल्सो अरेंज थ्रू अदर रिसोर्सेज लाइक इंड्यूसिंग देयर फ्रेंड्स, ना अपने फ्रेंड्स को चाहे जो रिलेटिव्स हैं उनको इंड्यूस करते हैं, उनको उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं परचेज शेयर्स एंड डिवेंचर एंड अरेंजिंग लोन फ्रॉम बैंक्स एंड पब्लिक डिपॉजिट। तो इस प्रकार से ये क्या करते हैं कि पैसे के व्यवस्था कराते हैं। अब उसके बाद जो है मैनेजिंग एजेंट्स हैड प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रमोशन, फाइनेंसिंग, मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल कंसर्न। तो ये चाहे उसका जो इंडस्ट्री बिजनेस है, उद्यम है, उनमें चाहे उनको प्रमोशन करना हो, फाइनेंस इकट्ठा करना हो, उनका मैनेजमेंट देखना है, तो उससे रिलेटेड ये एजेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। द माल प्रैक्टिसेज इन मैनेजमेंट बाय सम ऑफ द मैनेजिंग एजेंट्स हैव कम टू लाइट, and in the recent years the public have become very distrustful of managing agents as a class. So hence the financing of Indian industries has become less dependent on them than before. रीजन क्या हुआ कि आज के समय में जो मैनेजमेंट में इस तरह की जो मैनेजिंग एजेंट थे, उनमें ये देखा गया कि माल प्रैक्टिस की एक्टिविटी, जो कुव्यवस्था और अनाचार की जो व्यवस्था थी, वो ज़्यादा देखने को मिला ना। क्या बोल सकते हैं उसको कि घोटाला या गबन करने का, तो मैनेज कुछ एजेंटों द्वारा। और ये लाइट आने के साथ ही जो वर्तमान समय है उसमें पब्लिक जो है काफ़ी निराशावाद हो गया इसमें कि जो मैनेजिंग एजेंट जो क्लास था उस पे, कि उन पे विश्वास बिल्कुल ही नहीं करने लगा। और इसका परिणाम यह हुआ कि जो द फाइनेंस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री हैज बिकम लेस डिपेंड्स ऑन देम देन बिफोर, और पहले जितना कि उन पे डिपेंड थे ये इंडस्ट्रीज, वो अब नहीं रहे। उसके बाद लोन्स फ्रॉम बैंक्स। अब बैंक से लोन, up to some years ago commercial banks were providing finance only for working capital requirements of industry and were avoiding long term advance against fixed assets। जो है कि शॉर्ट टर्म या वर्किंग कैपिटल के लिए जो ज़रूरत थी उसके लिए पहले लोन जो है इंडस्ट्री प्रोवाइड करती रहती थी, लेकिन जो है कि जो फिक्स एसेट्स था उसके अगेंस्ट ना, अवॉइडिंग लॉन्ग टर्म एडवांसेज अगेंस्ट द फिक्स। This system was followed due to security reason, but from this policy, a small entrepreneur was not sufferer. But nowadays, a State Bank of India and other nationalized bank provides financial assistance also to a small scale industries under levelized scheme. लेकिन अब हो क्या गया है कि जो इवन एसबीआई है वो भी जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उनके लिए भी फाइनेंशियल असिस्टेंस जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है अपने लेवलाइज्ड स्कीम के तहत प्रोवाइड कराती है। द लोन्स आर ग्रांटेड टू दिज इंडस्ट्रीज अंडर लेवलाइज्ड स्कीम्स। द लोन्स आर ग्रांटेड टू दिज इंडस्ट्रीज फॉर फिक्स्ड as well as working capital requirements. And the State Bank of India has a special scheme to assist engineers, craftsmen, and other qualified persons who are in need of money for starting an industry. तो जो एसबीआई भी है वो भी यदि कोई इंजीनियर है, कोई क्राफ्टमैन है या अदर क्वालिफाइड पर्सन है, यदि वो चाहता है कोई हम बिजनेस खड़ा करें, तो उसको यदि लोन की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, तो वो एसबीआई से ले सकता है। अब जो नेक्स्ट है प्लाउजिंग बैक ऑफ अर्निंग्स। प्लाउजिंग PLOUGHING यानी प्लाउजिंग बैक ऑफ अर्निंग, यानी इसका मतलब होता है कि कमाई से जुगाड़, जो हम हर साल की जो प्रॉफिट हमारा होता है उसी से कुछ बचाकर उसको रीइन्वेस्ट करके अपने कंसर्न का एक्सपेंशन करना। तो एवरी डेवलपिंग इंडस्ट्रीज रिक्वायर्स कैपिटल फॉर एक्सटेंशंस एंड इम्प्रूवमेंट। Ideal methods of financing for extensions and improvements of an industry is
reinvestments of a part of profit which is also known as plowing back of earning। यानी जो इंडस्ट्री ने कुछ अपना पार्ट जो प्रॉफिट के रूप में कमाया है उसी को री इन्वेस्ट करके उसका एक्सटेंशन उसमें इम्प्रूवमेंट इंडस्ट्री मिला है, इसी को प्लाउजिंग बैक। So the Reserve Bank of Capital built up during continuous of a spell of prosperous period can be used as working capital। जिस यानी जो कह रहा है कि जो उसका प्रोस्पेरस अच्छे दिन थे जो कंपनी के, उसमें जो भी उन्होंने कमाया था उसका जो यूज कर सकता है, जो प्रोस्पेरस पीरियड में कमाया था वर्किंग कैपिटल के रूप में। एंड दिस सिस्टम प्रोवाइड साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यानी और यह एक प्रकार से जो है कि साउंड वित्तीय प्रबंधन ना अच्छा वित्तीय प्रबंधन को प्रदान करेगा। सो दिस हेल्प्स इन डिप्रेशन पीरियड्स इन एडिशन टू दैट एक्सपेंशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ कंसर्न ना। यदि किसी कोई विपरीत परिस्थिति है, जैसे कोविड-19 क्या है परिस्थिति, तो अभी जैसा कि कुछ समय पहले पिछले ईयर 20 लाख का पैकेज 20 लाख करोड़ का पैकेज मोदी गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री के एक्सपेंशन उनको रिवाइव करने के लिए दिया। लेकिन यदि उनके पास इस तरह का है तो वो उसी को प्रॉफिट वाले पैसे को इसमें इन्वेस्ट करके और अपने इंडस्ट्री को डूबने से बचा सकते हैं। अब नेक्स्ट है हायर परचेज। So in higher purchase system, machinery, etc., when required, can be obtained for use, and number of periodical money installments as agreed with the sellers are to be made. Okay, and at the end of the period when all the installments have been paid, the possession of machinery or equipment passes to hire। यानी यह कह रहा है कि जो इसके जो हायर परचेज मेथड से जो है उसमें किसी पार्टिकुलर मशीन को या जो सिस्टम है उसको हम भाड़े पे ले लेते हैं और यूज के लिए, और उसमें जो है कि नंबर ऑफ जो है कि पीरियोडिकल मनी इंस्टॉलमेंट बंधा रहता है कि आपको इतने महीने तक पर महीने इतने रुपए भरना है। और एट द एंड जैसे ही पीरियड ख़त्म होता है और सारे इंस्टॉलमेंट पेड हो जाते हैं, तो जो प्रोसेसन है जो है वो इक्विपमेंट को हायरर को जो जिन्होंने भाड़ा पर लिया था उनको हैंड ओवर कर देता है और उनकी मालिकाना हक हो जाती है। तो ये भी एक प्रोसेस है। अब उसके बाद लीजिंग, तो फिक्स्ड एसेट्स लाइक लैंड मशीनरी एटसेट्रा कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली फॉर नंबर ऑफ ईयर्स ऑन रेंटल बेसिस। ठीक है, लीज पे ले सकते हैं रेंटल बेसिस पे। देन सॉरी ये है प्रॉफिट नहीं प्रॉफिट है, प्रॉफिट फ्लो प्रॉफिट। ओके, पी आर ओ ओके, देन ओ एफ आई टी, तो ये है प्रॉफिट। ओके, तो ये जो कह रहा है कि प्रॉफिट फ्लो बैक, तो द प्रॉफिट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स फॉर ओनर्स और फॉर फाइनेंशियल एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ कंसर्न। यदि ये भी आप चाहते हैं कि बिजनेस को हमें और ग्रो अप करना है और इसका एक्सपेंशन करना है, विस्तार करना है, तो जो प्रॉफिट्स हैं उनको जो शेयर होल्डर्स हैं जो ऑनर्स हैं उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है, उसको कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है। क्रेडिट फैसिलिटीज, so there is an important sources of short-term financing. In this system, goods and services are obtained on क्रेडिट। इसमें क्या होता है कि जो गुड्स हैं जो सर्विसेज हैं उनको क्रेडिट के आधार पर हम लेते हैं कि यदि आपने का क्रेडिट है तो आपको किसी वस्तु को किसी भी जो होलसेल से या जो भी आप जहाँ से आप परचेज करते हैं वहाँ से ले लिए और कुछ दिन बाद आप पेमेंट कर दिए। अब जो है कि नेक्स्ट पॉइंट है, इसी को हम क्रेडिट फैसिलिटी सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस ऑन क्रेडिट, जो भी है गुड्स या सर्विस है उसको क्रेडिट के आधार पर लेते हैं। और ट्रेड क्रेडिट आपने सुना होगा जिसको व्यापारिक उधार हम कहते हैं इसको। तो दीज आर फाइनेंशियल असिस्टेंस अवेलेबल फ्रॉम अदर फॉर्म्स फ्रॉम whom the business has dealings, and most important of them are supplier of inventory। यानी कि जो ट्रेड क्रेडिट है ये अन्य रूपों से उपलब्ध वित्तीय सहायता है जिनसे व्यवसाय का लेन देन होता है।
और उनमें से सबसे जो महत्वपूर्ण इन्वेंट्री की आपूर्ति करता है ना। यानी जो ये है, ये जो इन्वेंट्री का आपको सप्लाई करता है, जो स्टॉक को मेंटेन करता है, वो सबसे बड़ा इसका स्रोत है। अब शॉर्ट टर्म लोन, short term loan, these are commercial banks loans as creditor revolving credit agreement, account receivable, inventory are principal assets used to secure short term business loans etc. ये सारा चीज। अब अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको प्रोवाइड करते हैं स्रोत, उनको भी देख लेते हैं। तो अदर में इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन, this corporation was established in 1948 with the objectives of making long-term and medium-term credit to industrial concern by providing loan for the period up to 25 years after examining the technical, financial, and economical soundness or feasibility of that economic feasibility of that particular concern. So it sanction loan only for the fixed capital like purchase of land for factory sites, construction of factory buildings to large industrial concern. तो यदि उसकी बिल्डिंग बनाना हो, उसके लिए लैंड परचेज करना हो, ज़मीन खरीदना हो, उसके लिए यह लोन देती है और यह 25 वर्षों के लिए प्रोवाइड करता है, ठीक ना। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन। अब उसको जो नेक्स्ट है वो स्टेट फाइनेंस कारपोरेशन। सो दिस फाइनेंस कारपोरेशंस आर वर्किंग इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स विच ग्रांट्स लोन टू मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। ओके, मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। सो इट्स, ये ध्यान रखिएगा कि जो स्टेट फाइनेंस कारपोरेशन है वो लोन मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होते हैं उनको ही लोन देता है। So its scope of activity is wider than Industrial Finance Corporation of India, as it can also grant accommodation to industrial concern. It grants loans and advances for period not exceeding 25 years. ये ध्यान रखिएगा कि ये जो स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन है वो 20 साल से ज़्यादा के लिए आपको लोन प्रोवाइड नहीं करेगा। अब उसके बाद है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। So the bank is owned by Reserve Bank of India and it coordinates and supplements the needs of other financing bodies. This bank provides financial assistance to the industries in the form of loans, shares, and bonds. It also provides technical assistance to desirous industries. यानी जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है वो अभी तो फिलहाल जो है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के द्वारा उसको ग्रहित कर लिया गया है। ये जो है कि जितने भी कोऑर्डिनेट और सप्लीमेंट जो भी करता है वो अदर फाइनेंशियल बॉडीज के सहयोग से। और इसमें जो है कि लोन जो शेयर बॉन्ड्स के रूप में देता है। और ये यदि कोई इंडस्ट्री चाहती है कि हमें टेक्निकल सहायता की ज़रूरत है, एक्सपर्ट की ज़रूरत है, तो उसको भी ये प्रोवाइड कराता है। और जो नेक्स्ट है दैट इज यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ओके, यूटीआई जिसको कहते हैं। तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1964 में यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता है, ध्यान रखिएगा। एस्टेब्लिश्ड हुआ था with the idea to provide opportunities for investment of low income groups by acquiring shares in industry. This trust can invest on investment in sorry in होगा यहाँ पर investment in an industry up to extent of 5% of investable। ये जो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी, वो लोग जो अपना पैसा इसके अंदर डालते हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि उनके पैसे को ये जो लो इनकम ग्रुप हैं, छोटे छोटे बचतकर्ता, कम जो है लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके जो सेविंग को ये इन्वेस्ट करता है, उनको इकट्ठा करके और इधर इन्वेस्ट करता है। और ये उनका जो 5% पार्ट है जिसको कि इन्वेस्ट किया जा सकता है, उससे ज़्यादा ये नहीं करेगा। अब होल्डिंग ऑफ कैश, कैश भी बहुत लोग रखता है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि भाई ये कैश किस पॉइंट से रखा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट होल्ड कैश फॉर फ्लोइंग पर्पस। फर्स्ट है फॉर ट्रांजेक्शन मोटिव्स। ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि लेन देन, यानी लेन देन के उद्देश्य के लिए जो पैसा रखा जाता है।
In this category, the cash is required to meet the payment for carrying out normal functions of business, such as purchase, wages, taxes, dividends. अब जो है कि जो ट्रांजैक्शन है, इस पर्पस के लिए जो पैसे रखे जाते हैं, चाहे वो कोई वस्तु खरीदना हो, मजदूरी का पेमेंट करना हो, टैक्स भरना हो, लाभांश देना हो, इस मतलब जितने भी जैसे कि आप वर्किंग कैपिटल की तरह मान लीजिए, यानी जो आप भी रखते हैं अपने पॉकेट में 500 2000 रुपए, ताकि पर दिन धनिया मिर्चा तेल जो भी आपको खरीदना है, कॉपी कलम और ऑटो भाड़ा, इसको आप भरपाई करें। दूसरा जो है ऑफ नहीं रहेगा। दूसरा जो है वो है फॉर स्पेकुलेटिव पर्पसेस। जो स्पेकुलेटिव पर्पस जिसको हम बोलते हैं सट्टा उद्देश्य के लिए, तो द कैश इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू टेक एडवांटेज of temporary opportunities such as sudden decline in price of raw material। अब कुछ इसलिए पैसा भी लोग रखता है कि एकाएक मार्केट में किसी प्रकार का डिक्रीज हुआ या उछाल आया या एकाएक प्राइस डाउन हुआ, तो ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल परचेज करके स्टॉक में रख लें, ताकि हम आगे भविष्य में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कमा सके। तो ये भी एक पर्पस है। और थर्ड है प्रीकॉशनरी मोटिव्स। प्रीकॉशनरी का मतलब होता है सावधानी। तो सावधानी के लिए भी कैश लोग रखते हैं। सावधानी के लिए कैश रखने का तात्पर्य ये है कि जो यहाँ पैसा रखा जाता है वो किसी प्रकार की आकस्मिक घटना घटित हो भविष्य में, या घटित होते हैं तो किस तरीके से उससे हम निपटेंगे, उसके लिए कैश रखा जाता है। तो कैश इज ऑल्सो नीडेड टू मेंटेन सेफ्टी कशिंग और बफर टू मीट अनएक्सपेक्टेड कैश नीड। जो अनएक्सपेक्टेड, जिसका कोई संभावना नहीं है, आग लग गया, किसी प्रकार की घटना घटित हो गई, चोरी हो गया, जिनका किसी प्रकार का एक्सपेक्टेशन नहीं है, उसको मीट करने के लिए जो कैश रखता है उसे हम प्रिकॉशनरी पर्पस कहते हैं। ठीक। तो मोस्ट फर्म्स एस्टेब्लिश्ड एट टारगेट लेवल ऑफ कैश बैलेंसेज टू मेंटेन एज एक्सेस कैश बैलेंस, ओके, result in loss of interest, and optimal level of cash is determined with help of कैश मैनेजमेंट मॉडल। जो कैश मैनेजमेंट मॉडल है उसके सहायता से कितनी कैश हमें रखनी है उसको डिटरमाइन किया जाता है। एंड सोर्सेज अवेलेबल फॉर टेकिंग लोन्स एट शॉर्ट नोटिस ना, और शॉर्ट नोटिस पे जो लोन लेने के लिए जो हमें अवेलेबल है कि किस तरीके से मिले ना सोर्सेज, वो sources available for taking loans at short notice. So, in conclusion, we can say this during this session we have discussed about capital generation, types of capital, sources of raising capital, and learn that capital is the lifeblood of a business enterprise, which work as a universal lubricant to keep enterprise dynamics। ओके। तो जो मैंने ये सीखा इस लेक्चर में कि जो कैपिटल है, जो पूंजी है, वो जो बिजनेस कंसर्न है उसका लाइफ ब्लड है, और उसके बिना बिजनेस को चलाना मुश्किल है, और एक यूनिवर्सल लुब्रिकेंट की तरह वो वर्क करता है कि हाउ टू परफॉर्म द पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली। ठीक ना। और यहीं बस इतना ही रहने देते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट budget accounts and its types। Okay, so thank you for watching this video। और जो ऐसा सेल्फ असेसमेंट के लिए क्वेश्चन दिया गया है वो होप आप लोग करके अपना जो लर्निंग को चेक कीजिएगा। ओके, थैंक यू।